मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस को चलाओगे तो दुनिया मजम्मत करेगी। अब भी वाकई बैक स्टेप करो, रिजीम चेंज के मामलात को टोटल रिवर्स करो। इनके दिन गिने चुने हैं, 1-1.5 महीने से ज्यादा लंबी बात नहीं है। तब्दीली आने वाली है। खान साहब रहा होंगे जिनकी बुनियाद पर ये रिजीम चेंज लाए थे, उन्हीं आकाओं ने इनका ऑक्सीजन कमजोर कर दिया। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। हर मुकदमा हुकूमत पर बोझ बनता जा रहा है, दुनिया मजाक उड़ा रही है, अदालतों के लिए मुश्किल हो रहा है उनको जेल में रखना। इसके साथ साथ ये जो फौजी अदालतों का मामला हुआ है, शायद मंसूबा साजों ने ये नहीं समझा था आज की दुनिया में फौजी अदालतों के जरिए बड़ी तादाद में लोगों को सजा दिलवाना अपने गले में फंदा डालने के मुतरादिफ है। इस पे सियासत की जा रही है। पाकिस्तान के अंदर किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई इन ट्रायल्स को करते हुए। मुल्क से बाहर भी जो लॉबी की जा रही है, तो पाकिस्तान तो तमाम इंटरनेशनल गवर्नेंस को, ह्यूमन राइट्स के जितने भी ट्रीटीज हैं जिसका पाकिस्तान सिग्नेटरी है, उसकी कभी खिलाफ वर्जी नहीं की। उसको हम पूरी तरह मानते हैं। तरीके इंसाफ को भी कहूंगा कि इस पे सियासत से गुरेज करें। आपके पास राइट ऑफ अपील मौजूद है, तो आप वो उसको अवेल कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर के ऊपर तो हम कोई काम नहीं करेंगे। अगर उन्होंने कोई इस किस्म की मुदाखलत की तो उसे हम अपनी सवरेनिटी में मुदाखलत ख्याल करेंगे। इस किस्म के ट्वीट, इस किस्म के बयानात इससे पहले भी आते रहे हैं। वो कर लें बात, वो आफिया सिद्दीकी को रिहा कर दे। हम बानी पीटीआई को इस बारे में जो है वो बात हो सकती है, सोचा जा सकता है। इस पहली मीटिंग के रूह से एक एंगेजमेंट का बाकायदा तौर पे आगाज हो गया है। आप समझते हैं कि ये मुज़ाकरात में जो लोग आज बैठे थे, एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर बैठे थे? वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में हम सियासत पर बात तो करेंगे, पर उससे पहले एक ये कहना ज़रूरी है कि आज 25 दिसंबर है। आज दुनिया भर में क्रिसमस मनाया जा रहा है। So on behalf of Dawn News and the Newswise team, a very Merry Christmas to everyone around the world. इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर तो ये दिन एक दूसरी वजह से भी बहुत अहम है, और वो ये है कि आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह भी है। साल भी ख़त्म हो रहा है। हम अब ये भी साथ कहना चाहेंगे कि दुआ करते हैं कि ये जो आज सालगिरह का दिन है, साल ख़त्म हो रहा है, अगला नया साल जो है वो पाकिस्तान के लिए एक बेहतर साल भी हो। सियासत में हम बात करेंगे सबसे पहले मिलिट्री कोर्ट्स में पिछले दिनों में सज़ाएँ हुई। तकरीबन 25 मुलज़िमान को मिलिट्री कोर्ट से सज़ा मिली, 2 से 10 साल तक की। अब उसके बाद एक हम कह सकते हैं बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल जो है वो हमारे सामने है। यूरोपियन यूनियन से एक रिएक्शन आया, फिर बरतानिया से, अमेरिका की तरफ से भी इस पर बात की गई। जो अमरीकी महकमा ख़ारजा है, उन्होंने गहरी तशवीश का इजहार किया इस पे, और ये भी कहा कि फ़ौजी अदालतों में अदालती आज़ादी, शफाफियत और मुनासिब तरीक़ेकार की ज़मानतें जो हैं वो उनका फुक़दान होता है। अब पाकिस्तान से भी फ़ौरन इस स्टेटमेंट पर रद्द अमल आया है। हमारी जो फ़ॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने मुस्तरद कर दिया है इन सब ये जो स्टेटमेंट सामने आई हैं, और कहा है कि पाकिस्तान जो है इस सारी इंटरनेशनल जो गवर्नेंस हैं, ट्रीटीज़ हैं, उनका सिग्नेटरी है, और कोई इस तरह की कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई इन ट्रायल से। इस तरह की बात वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने भी की है। अब ये मगर क्या एक इशू बन सकता है आने वाले दिनों में? इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की शुरुआत हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो डिमांड्स हैं वो तो हमारे सामने हैं, मुतालबात, हुकूमत इस हवाले से क्या सोच रही है। यहाँ ये कहना ज़रूरी है कि अमेरिका की तरफ से एक हम कह सकते हैं अभी दबाव तो नहीं आया, बट ये ख्याल या खदशा ज़रूर है कि जब नई एडमिनिस्ट्रेशन 20 जनवरी को आएगी तो उसके बाद कहीं ना कहीं शायद कोई दबाव अमेरिका से आ जाए। इसका हम कह सकते हैं कि कुछ निशानात हमें रिचर्ड ग्रिनेल की जो ट्वीट्स हैं या इंटरव्यूज़ हैं उनसे भी नज़र आ रहा है। वो भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा होंगे, और हुकूमत इसको कोई ज़्यादा संजीदगी दे तो नहीं रही। यहाँ तक कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि अमेरिका अगर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रहा कर दे तो पाकिस्तान में या पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो बानी पीटीआई इमरान खान साहब के बारे में सोच सकती है। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ है बैरिस्टर अकील मलिक साहब, हुकूमती तर्जुमान हैं बराए कानून व इंसाफ। वेलकम टू द शो सर। जी बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो सर यही कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स हुए हैं और सज़ाएं सुनाई गई हैं,
तो यूरोपियन यूनियन से जीएसपी प्लस के हवाले से एक स्टेटमेंट आई, बरतानिया से भी, फिर अमेरिका से भी। आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह का रद्द अमल आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरिफा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ऑब्वियसली एक तमाम तर ये मामला अभी सामने आया है और हुकूमत पाकिस्तान इसको देख रही है। फॉरेन ऑफिस ने तो इसको ऑब्वियसली रिस्पॉन्ड किया है एंड राइटली सो, बिकॉज रिसेंटली अक्टूबर में ICCPR का रिव्यू था जिस स्पेसिफिक आर्टिकल 14 का हवाला दिया जा रहा है। जब हम 26वीं आईनी तरमीम में मसरूफ़ थे यहाँ पे, तो फिर पाकिस्तान की डेलीगेशन गई थी अक्टूबर के आखिर में ऑलमोस्ट, और वहाँ पे ICCPR का रिव्यू हर 4 से 5 साल बाद होता है। और इस दफ़ा तमाम तर वो एलिजिड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो बताया गया था कि पाकिस्तान में इस राइट की वायलेशन है, एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के हवाले से, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, बाकी माइनॉरिटीज़ के हवाले से, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये तमाम तर चीज़ें हमने वहाँ पे जाके पाकिस्तान की जो डेलीगेशन गई थी उन्होंने केस प्रेजेंट किया, और अब पाकिस्तान का रिव्यू जो है वो अप्रूव हुआ, और वहाँ पे उनको सेटिस्फाई किया गया कि हमारे यहाँ कोई भी जो आप एलिज कर रहे हैं या जो आप इंडिकेट कर रहे हैं ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं एलिजिडली, ये नहीं है, और उनकी सेटिस्फैक्शन हुई विद इन आर्टिकल 14 एज वेल। जो प्रेस रिलीज या प्रेस स्टेटमेंट की आप EU की बात कर रही हैं, उसमें भी एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड हैं, वेदर दैट्स नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर, एंड एक और उसकी एक्सेप्शन है जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, मिलिट्री ट्रायल के हवाले से जब ऐसी तमाम तर चीज़ें हों तो बिल्कुल वो हो सकते हैं, जब हमारे मुल्क का आइन और कानून इजाज़त देता है, और ये भी नहीं है कि वो कोई आइन से तसादुम में है या आइन से नॉट इन कनोसेंस विद और नॉट इन इट्स नॉट कंपैटिबल। माफ करिएगा सर, बट अगर आइन से तसादुम नहीं होता तो जब पिछली दफे हमने मिलिट्री कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए थे तो हमें आइनी तरमीम क्यों करनी पड़ी थी, वो भी सनसेट क्लॉज के साथ? देखिए, वो APS का जब मामला हुआ था और उस टाइम ऑफ कोर्स APS हुई, और उसके बाद फिर हमने उस सान्हे के हवाले से ये टेररिज्म वाज एक्चुअली ऑन द राइज एट दैट पर्टिकुलर टाइम। फिर उसके बाद ज़रबे अज़्ब हुआ, फिर रद्दुल फसाद हुआ, तो हमने विद सनसेट क्लॉज जो है तरमीम करने की ज़रूरत क्यों पड़ी अगर कॉन्स्टिट्यूशन से तसादुम नहीं था? तो देखिए, उस टाइम हमने वो टेररिज्म केसेस के हवाले से था और टेररिस्ट अटैक्स के हवाले से था, एंड दैट्स व्हाई वी हैड एक्चुअली डन एट दैट पर्टिकुलर टाइम। दिस इज ऑब्वियसली नॉट कि ये टेररिस्ट, ये दहशतगर्दी नहीं है इसलिए जरूरत नहीं है। नहीं है तो ये दहशतगर्दी के जुमरे में टू सर्टेन एक्सटेंट आ ही जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली 780 तो लगा हुआ है, कुछ केसेस जो हैं दहशतगर्दी की अदालत में भी हैं, लेकिन ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये वो तमाम तर मुल्क हैं, अमेरिका की अगर बात कर लें, गुआंतानामो बे में आपको पता है। अच्छा सर, माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, जरा वक्त कम है, वो अगर आप मुज़ाकरात पे अगर हम आपसे पूछ लें कि सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो मुतालबात बहुत वाज़े हैं, जब वो आपसे हुकूमत से मुज़ाकरात करे, हुकूमत के पास भी कोई मुतालबात हैं या आप सिर्फ ये इन मुज़ाकरात में सुनेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के क्या मुतालबात हैं और आप देखेंगे कि आप अकोमोडेट कर सकते हैं कि नहीं? व्हाट इज द गवर्नमेंट थिंकिंग? देखिए, the government is very clear in its thoughts, and of course we've been saying that we want to engage for Pakistan. और हम तो कह रहे थे कि पाकिस्तान के लिए ही हमने मुज़ाकरात करने हैं, कोई हमने अपनी सियासत के लिए, अपनी हुकूमत के लिए मुज़ाकरात नहीं करना है। आपकी तरफ से एजेंडा तो उनकी तरफ से आ रहा है ना जी। देखिए, हमारे तो कोई मुतालबात नहीं है, we don't have anything that our agenda is one point agenda कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए अगर आप आ सकते हैं, हमारा साथ दे सकते हैं, आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं जो आपको करना चाहिए, तो यू शुड। हम उनके मुतालबात क्या हैं? हमारे पोलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया जाए, विच टिल टू डेट देयर इज नो लिस्ट ऑफ दीज पोलिटिकल प्रिजनर्स। उनके मुतालबात ये हैं, ये कमीशन बना दिया जाए। ऑफ कोर्स इफ यू कैन कन्विंस अस कि 26 नवंबर पे या मई 9 पे कमीशन बनना है, तो फेडरल गवर्नमेंट फुली एम्पावर्ड है बाय लॉ एंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू फॉर्म a commission. So if you can convince us, then we'll probably think about this. और हम देखेंगे कि आगे जो भी मामलात हैं, आप अगर कन्विंसिंग रखते हैं, हमारे सामने ऐसी कुछ चीज़ें रखते हैं, तो फिर बिल्कुल उस पर बात हो सकती है। लेकिन एक्चुअली आरिफा साहिबा, प्रॉब्लम ये है कि हमने इसीलिए इन राइटिंग इनसे मांगा है कि कौम भी देखे, अवाम भी देखे, आप लोग भी सब देखें कि
असल डिमांड्स क्या हैं, बिकॉज असल डिमांड्स आप देखेंगे कि असल डिमांड्स आगे पीछे होंगी और असल डिमांड्स वो जब 2 तारीख को सामने लिस्ट आएगी इन राइटिंग तो वो आपके सामने होगा। बिल्कुल ठीक सर। तो कोई आपके जहन में या हुकूमत के जहन में कोई टाइम फ्रेम है इन मुज़ाकरात के लिए, इस गुफ्तगू के लिए, या बिल्कुल ओपन एंडेड है? देखिए हमने तो टाइमलाइन की कोई कदगन नहीं लगाई या टाइम फ्रेम की कदगन नहीं लगाई। ये अब एक के बाद दीगरे जो है ये तमाम तर फरमाइशें या ख्वाहिशें आ रही हैं कि नहीं इनको एक टाइम सेंट्रिक होना चाहिए, एक टाइम फ्रेम में होना चाहिए। आई मीन इफ यू वांट देम टू बी इन अ मंथ्स टाइम देन दैट्स फाइन, यू आर रशिंग देम, बिकॉज ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता कि ओवरनाइट जो है मुज़ाकरात हो, और ये एक प्रोसेस है। As you understand, in any sort of negotiations, in any sort of dialogue, in any sort of discourse, आपने बातचीत करनी होती है। और यहाँ पे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो कमेटी बनी है वो तो कह रही है कि नहीं हम उस तरह एम्पावर्ड नहीं है, हम तो सिर्फ एक मैसेंजर का काम कर रहे हैं बिटवीन यू and Bania PTI. So of course they'll have to go back and forth and a few meetings will have to take place between them and अकील साहब, बट ये तो शायद हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के लिए सही नहीं होगा। अब नवीद कमर साहब भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या आसिफ अली जरदारी साहब से बात करेंगे, इरफान सिद्दीकी साहब नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब से बात करेंगे। Isn't this true for all parties के इवेंचुअली तो फैसला पार्टी सरबराह ही करता है? इट इज़ डेफिनेटली ट्रू, लेकिन एट द सेम टाइम उसमें आरफा साहिबा ये भी होता है कि एक आपको जो है ब्रॉडर चीज़ दे दी जाती है कि ये हम डूज हैं और ये डोंट्स हैं कि इन पे आप एग्री कर सकते हैं और इन पे एग्री नहीं कर सकते। सर हुकूमत के डोंट्स क्या है? देखिए हुकूमत के तो एक ओपन माइंड के साथ हुकूमत जा रही है, इन टॉक्स में एक पॉजिटिव माइंड के साथ जा रही है। हमारे डोंट्स तो डोंट्स वाली बात नहीं है। अच्छा, आपके डूज फिर क्या है सर? आपके डूज अगर वो कन्विंस कर सकते हैं या नवाज शरीफ साहब को से बात नहीं करनी पड़ेगी? नहीं, हमें तो देखें, मैं जनरली एक बात की कि किसी भी एक सेट ऑफ नेगोशिएशन में या डायलॉग में या डिस्कशन में आपको पता होता है कि आप एक सर्टेन लिमिट से एक्सीड नहीं कर सकते या उससे आगे नहीं जा सकते, देन यू विल हैव टू कंसल्ट योर पार्टी लीडरशिप। मिसाल के तौर पे कमीशन बनाने की जो बात है वो अगर इन तमाम तर कमेटी मेंबरान को कन्विंस कर सके तो फिर कमीशन की बात हो सकती है। हम तो किसी चीज से पीछे नहीं हटे ना, हमने तो नहीं कहा कि यानी कि ये कमेटी फैसला कर सकती है कि कमीशन बनाना है कि नहीं, इसके लिए आसिफ अली जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब से पूछने की जरूरत नहीं होगी। मेरे ख्याल से ये कमेटी जब फॉर्मेशन उसकी हुई है तो ये फुली एम्पावर्ड कमेटी है और इनको मैंडेट दिया गया है, अनलाइक जो द कमेटी दैट्स फ्रॉम द अदर साइड और रिप्रेजेंटिंग द अदर साइड, बिकॉज यहाँ पे इस कमेटी के पास ये ऑल इनकम्पेंसिंग टॉक्स के लिए आई है। तमाम तर पाकिस्तान की सियासी जमातें जो अभी बनना है या नहीं बनना वो कमेटी फैसला करेगी, पार्टी सरबराह फैसला नहीं करेंगे। बिल्कुल सही सर। वेरी क्विकली, रिचर्ड ग्रिनेल साहब की ट्वीट्स और जो इंटरव्यू उन्होंने दिया इमरान खान साहब के हवाले से, उस पर हुकूमती मौक़िफ़ क्या है? देखिए, हुकूमती मौक़िफ़ हमने ऑलरेडी वाज़े हो गया। जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो एक स्टेटमेंट सैंक्शंस के हवाले से आई है, आई मीन जनरली स्पीकिंग I'd reiterate whatever the Prime Minister said, not just in terms of the sanctions जो मिसाइल्स के ऊपर या उस प्रोग्राम के ऊपर जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी प्रोग्राम के ऊपर है, लेकिन इवन अदरवाइज किसी भी किस्म का प्रेशर और किसी भी किस्म की मदाखलत अगर पाकिस्तान में करने की कोशिश की गई तो ऑफ कोर्स उसको बड़ा स्ट्रांगली जो है हम लोग उसका जवाब भी देंगे और उस पर किसी किस्म का हम जो प्रेशर जो है आपने हमारे लिए वक्त ने। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक को, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाक अफगान ताल्लुकात पे। Interim Afghan government must take concrete and effective measures to ensure its soil is not used for terrorism by any entity against other states. ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी नहीं है कि उनकी सरजमीन से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही है। TTP उधर से ऑपरेट कर रही है, अगर उससे जरूरत पड़ी पाकिस्तान की जो सालमियत है उससे बड़ी बात तो कोई नहीं है। अगस्त 2021 से फितनाल ख्वारिज है और दहशतगर्द हैं, इनकी जो सहूलतकारी है वो बढ़ चुकी है जब से अफगानिस्तान में तब्दीली है। हम ये चाहते हैं कि वो इस बरादर इस्लाम पड़ोसी इस्लामी मुल्क को जिसने हमेशा उसका साथ दिया है, इसके ऊपर ख्वारिजीन को कतन फौकियत ना।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाक अफगान ताल्लुकात का। कशीदगी तो हम कह सकते हैं कि आई हुई है इनमें, बट इसी हवाले से पिछले दिनों गुज़िश्ता रोज़ ही बल्कि जो नुमाइंदा खसूसी हैं बराए अफ़गानिस्तान मोहम्मद साजिद खान, वो काबुल के दौरे पर गए। वहाँ उन्होंने अफ़गान वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की और फिर रात को ही ये इतलात भी सामने आई कि एक अफ़गानिस्तान के जो मशरक़ी सरहदी इलाका है वह पाकिस्तान की तरफ से फ़िज़ाई हमले किए गए और अफ़गान हुकूमत के मुताबिक इसमें तकरीबन 5 शहरियों की जान भी गई है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं अफ़गानिस्तान पे। वेलकम टू द शो ताहिर साहब। ताहिर साहब, दोनों वाक़यात बहुत एक ही दिन हम कह सकते हैं हुए कि एक तरफ हमारा वफ्द गया, लोग समझ रहे थे कि इससे ताल्लुकात बेहतर होंगे, दूसरी तरफ ये हमला भी हुआ है। आप इसको किस तरह देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की। सादिक साहब की जो मुलाकातें हुई है पाकिस्तानी वफ्द की, वज़ीर दाखिला से, वज़ीर ख़ारजा से, वज़ीर तिजारत से, और 2 मुलाकातें ताजरों से हुई हैं। उनके बाद जो बयानात जारी हुए और मेरे ख़ुद जो बात हुई थी वहाँ ताजरों के नुमाइंदे से, खानजान अल-कुज़ी से, तो एक उम्मीद पैदा हो गई थी कि ताल्लुकात आगे की तरफ चले जाएं और जो बदएतमादी का माहौल था, जो एक कशीदगी थी, उसमें कमी भी हो। ये उन बयानात को अगर आप पढ़ भी ले जो बयानात काबुल से जारी हुए हैं, और सादिक साहब ने अपने एक्स पे, ट्विटर पे जो लिखा है, लेकिन अचानक जो शाम को 8:30 बजे अफ़गानिस्तान के वक्त हमारे पाकिस्तान के 9 बजे जो हमले हुए, तो मेरे ख्याल में वो जो एक उम्मीद पैदा हो गई थी वो मायूसी में तब्दील इसलिए हुई है कि अफ़गानिस्तान का एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ आया है। और अभी चंद मिनट पहले अफ़गान वज़ारत ख़ारिजा ने पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर उबैदुर्रहमान निज़ामानी साहब को तलब किया था और एहतजाज भी किया और डीमार्चे भी मतलब किया उन्होंने। तो समझ नहीं आ रही कि क्या दलाइल, क्योंकि ये मसला तो आज का तो है नहीं मेरे ख्याल में। ताहिर साहब माफ करिएगा, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है, या हम कह सकते हैं कि ये बात भी सामने आ रही है, सही है कि नहीं, कि शायद सादिक खान साहब अगर काबुल में थे तो हो सकता है कि उन्होंने अफगान तालिबान जो हैं उनसे गुफ्तगू में ये पैगाम दिया हो कि इस तरह का कोई एक ऑपरेशन या कार्रवाई होने लगी है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि सादिक साहब ने उस हमले के बाद भी वो आज तकरीबन असर तक वो काबुल में रहे और आज भी उनकी वहाँ जो सफारतकार थे उनसे एक मीटिंग तय थी, होनी थी, और कल शाम को वो नायब वज़ीर आज़म से भी मिले हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी वहाँ मौजूदगी में उन्होंने मैसेज भी दिया और फिर वहाँ पर आराम से बैठा भी रहा है, मुलाकातें भी कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि ये 3 दिन का दौरा था और माजी में जितने भी दौरे हुए हैं आला सती या इस तरह वफूद के, वो 1 दिन या ज़्यादा से 2 दिन। तो अगर 3 दिन का दौरा हो, तफसीली मुलाकातें हो और मुस्बत बयानात भी आए शुरू हो जाए, तो ये वाला वाक़या तो मेरे ख्याल में इस पर तो हसासियत थी। अफगान तालिबान के बयानात तकरीबन 3 बयानात आ गए और बड़े सख्त बयानात है। और ये भी बड़ी हैरानगी की बात है कि पाकिस्तान ने जब इस साल मार्च में हमला किया था तो वज़ारत ख़ारिजा ने कह दिया था कि उन्होंने हमला किया है, और अफगानिस्तान के 3 बयानात आने के बावजूद पाकिस्तान का इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ना वज़ारत ख़ारिजा का बयान आया है, ना पाकिस्तानी फ़ौज का बयान, ISPR का बयान आया है, कोई खामोशी है। तो मेरे ख्याल में चीज़ें तो वाज़ेह होनी चाहिए, लोगों के जहन में तो सवालात होंगे ना पाकिस्तान में। अब अगर आपने काम किया है और आप कह रहे हैं कि वहाँ पर आपने तालिबान के जो वहाँ पे उनके लोग थे उनको मारा है, और अफगान तालिबान, आपने खुद भी कहा कि अफगान तालिबान का तो अलग मौक़िफ़ है, वो तो कह रहे कि सिविलियन मारे गए हैं। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का बयान सारी मीडिया ने रिपोर्ट किया है, तो वो तो सिविलियन की बात करता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के तो ताहिर साहब माफ करिएगा, आपकी बात काट रही हूँ, वे रनिंग आउट ऑफ टाइम हियर। टारगेट क्या था? अफगान हुकूमत तो यही कह रही है कि वहाँ सिविलियंस मारे गए हैं, बट हमारी तरफ से टारगेट किसको किया गया था? पाकिस्तान ने कुछ नाम दिए हैं, मतलब पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी दारों से करीब समझने वाले जो एक्स अकाउंट है सोशल मीडिया के, उसमें उन्होंने 4 लोगों के नाम दिए हैं कि ये उन्होंने वहाँ पे उसको हदफ बनाया है, उनको मारा है,
एक नाम तो जो उन्होंने दिया है कि उनके जो मीडिया का इंचार्ज है वो टीटीपी ने कहा है कि नहीं वो तो जिंदा है, उनकी वीडियो जारी की है। दूसरी बात, पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने उनके कैंपों को मारा है, उनके सिस्टम को तबाह किया है, उनके लोगों को मारा है। लेकिन अफगान हुकूमत का तो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने तो कहा है कि 46 लोग मरे हैं, और उसमें उनके बकौल कि उसमें बच्चे हैं और ख़वातीन। मैं BBC पश्तो पढ़ रहा था, उन्होंने पक्तिया के डॉक्टरों के हवाले से बात की है। उसने कहा कि 22 वहाँ जो लाशें लाई गई हैं वो तो आम लोगों की थी, बच्चों की थी उसमें। तो लिहाजा कुछ चीज़ें मतलब एक मेरा ख्याल है कि सादिक साहब के दौरे का इंतज़ार करना चाहिए था, उनके नताइज क्या होते हैं क्या नहीं होते। लेकिन मेरे ख्याल में बमबारी से तो मसले तो हल नहीं होते ना। बमबारी तो आपने पहले भी की थी, आया टीटीपी खत्म हो गई। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आपने हम वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे हम बात करेंगे बांग्लादेश की। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे बांग्लादेश का। बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स हुई हैं बांग्लादेश में पिछले चंद महीनों में। एक तो हुकूमत जो शेख हसीना साहिबा की हुकूमत थी उसका जिस तेज़ी से डाउनफॉल आया, उसके बाद एक नई इंटरिम हुकूमत बनी। नई इंटरिम हुकूमत के साथ हमने देखा कि जो एक रीजनल सिचुएशन थी या रीजनल ताल्लुकात थे बांग्लादेश के, उनमें भी बहुत तेज़ी से तब्दीली आई। एक तरफ तो पाकिस्तान से ताल्लुकात हमें बेहतर होते हुए नज़र आए। पिछले दिनों में जो इंटरिम हुकूमत के चीफ़ एडवाइज़र हैं मोहम्मद यूनुस साहब, उनकी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बहुत एक अच्छी मुलाकात भी रही। तो दूसरी तरफ भारत से, जिससे शेख हसीना साहिबा की हुकूमत के दौरान बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, वहाँ कुछ कशीदगी भी हमने देखी है। और इसकी अहम वजह तो यही है कि जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं शेख हसीना वाजिद, वो इस वक्त भारत में मौजूद हैं, और अब बांग्लादेश की तरफ से ये रिक्वेस्ट भी फॉर्मल तौर पे दी गई है कि शेख हसीना को ढाका की हुकूमत के हवाले किया जाए। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ अहमद चौधरी साहब, साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं वो ऑब्वियसली इन सारे फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज़ पे। बट ख़ास तौर पे हम उनसे इसलिए बात करेंगे क्योंकि वो पिछले दिनों में 2 मरतबा बांग्लादेश जा चुके हैं। एक दफ़े उन्होंने ट्रिप तब किया जब शेख हसीना की वहाँ हुकूमत थी, और जो उनका रीसेंट ट्रिप अब रहा है ढाका का, वो तब हुआ जब हुकूमत तब्दील हो चुकी है। एजाज चौधरी साहब, वेलकम टू द शो। एजाज साहब, ऑब्वियसली बहुत 2 अहम इश्यूज़ हैं। एक तो ऑफकोर्स बांग्लादेश में जो तब्दीली है, इलेक्शंस हैं, वो सब है, बट इट्स ऑल्सो कि बहुत उनकी फॉरेन पॉलिसी में हमने बहुत तब्दीली देखी है जब से हुकूमत चेंज हुई है। ख़ास तौर पे लगता है कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया से ताल्लुकात जो है ना वो रिवर्स हुए हैं मोर और लेस। वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दैट सर? जी बहुत शुक्रिया आरिफा। 3 रुझानात मुझे वहाँ देखने को मिले। पहला तो ये कि जो शेख हसीना के खिलाफ इतना जज्बा उसके खिलाफ उभर के आया हुआ था, हर तरफ जहां जहां मैं गया ढाका में जिन लोगों से, ये सर अब आपकी जो रीसेंट ट्रिप है उसका आप जिक्र कर रहे हैं ना? जी मैं उसका जिक्र कर रहा हूं, और उसमें ये बे ऑफ बंगाल कन्वर्सेशंस थी। उसमें मैं 2 साल पहले भी गया था, इस दफ़ा भी गया, लेकिन इस दफ़ा मैंने ये देखा कि पहले 2 साल पहले जब मैं गया तो उस वक्त तो ये आलम था कि एयरपोर्ट से निकलते साथ ही, बल्कि आप जहाज से जैसे निकलेंगे तो शेख मुजीब के कटआउट्स लगे हुए हैं, सारा मुल्क उससे भरा हुआ था, और यूं लगता था कि उसके अलावा और कोई यहाँ पे है नहीं। उसका फिर रिएक्शन हुआ बड़ा ज़्यादा, और इस दफ़ा जब मैंने देखा तो कहीं पे भी उनका कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि लोग जिक्र भी नहीं करना चाहते थे। तो इस वजह से शेख हसीना के खिलाफ तो बहुत ही शदीद जज्बा था कि उसने हमें मुकम्मल तौर पर एक डिक्टेटर की तरह रूल किया है, और वो अब चाहते हैं कि वो उसको वापस लाया जाए। दूसरा एक जो रुझान मुझे नज़र आ रहा था वो ये था कि हिंदुस्तान के खिलाफ भी जज्बा बहुत बढ़ रहा था। मैं आपको मिसाल दूं कि जब हमारा सेशन हो रहा था, मेरा पहला ही बल्कि सेशन था, तो उस वक्त हॉल में एक यंग बांग्लादेशी लड़की ने सवाल ये किया कि आप इस वक्त पूरी
डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की पॉलिसी क्यों डिस्कस कर रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी की पॉलिसी क्यों नहीं डिस्कस करते, जिसने उसने लफ्ज बोला जेनोसाइडल प्राइम मिनिस्टर को पनाह दे रखी है। तो इतना शदीद जज्बा था। वहां किसी ने जवाब दिया कि जनाब वो तो ताल्लुकात तो मुल्कों के दरमियान में, शख्सियतों के दरमियान नहीं है। तो एक और लड़का जो आया सवाल पूछने, तो उसने कहा तो अगर शख्सियतों के दरमियान नहीं है तो उसको वापस भेजें, अगर मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात है। इतना ज्यादा शदीद जज्बा हमें नजर आ रहा था। और तीसरा रुझान मैंने ये देखा कि पाकिस्तान के मुतल्लिक 1971 का कोई जिक्र किसी किस्म का नहीं किया गया, बल्कि पाकिस्तान के मुतल्लिक आहिस्ता आहिस्ता ताल्लुकात खोलने की तरफ जो है वो जज्बा ज्यादा था, और वो हो भी रहा है। आपने देखा कि इंटरिम गवर्नमेंट ने आहिस्ता आहिस्ता तजारत जो रोकी हुई थी वो भी शुरू की है। पीपल टू पीपल, शेख हसीना ने मुकम्मल तौर पर हमारे जो वीज़ाज़ हैं बंद कर दिए थे पाकिस्तान के, अब आहिस्ता आहिस्ता वो उसमें भी वो खुल रहा है। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी मैसिव तब्दीलियां बांग्लादेश में आ चुकी हैं। जी सर, तो जस्ट फॉर अ क्विक कंपैरिजन कि जब आप 2 साल पहले गए थे तो तब क्या पाकिस्तान के खिलाफ आपको इस किस्म का जज्बा नहीं नजर आ रहा था, इतनी वार्मथ नहीं थी लोगों के दरमियान फॉर पाकिस्तान? उस वक्त मैं लोगों से मिलता था तो लोगों में तो थी, लोग तो करना चाह रहे थे तकरीबन इसी किस्म को, जल्ले के डरते थे, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि अगर हमने पाकिस्तान आए या पाकिस्तान का विजिट किया और हमारे पासपोर्ट पे मोहर लग गई तो हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पर हमारा बाइकआउट कर देगा। बल्कि कुछ लोगों ने मुझे ये तक भी बताया कि हिंदुस्तान की तरफ से अगर आपके कोई बहुत पुराने यानी आबाओ अजदाद में से भी कोई पाकिस्तान में रहता था तो भी वो वीज़ा नहीं दे रहे थे। यानी इस कदर पाकिस्तान के खिलाफ एक शेख हसीना की हुकूमत और हिंदुस्तान की हुकूमत ने मिलकर किया हुआ था। ये सब बदल गया है। अब तो बांग्लादेशी आना चाह रहे हैं और बल्कि कोई रास्ता चाह रहे हैं कि कोई ऐसा रास्ता भी हो, क्योंकि उनको हिंदुस्तान बहरहाल जाना पड़ता है अपने तालीम के सिलसिले में कोई या इलाज के सिलसिले में, इसलिए कोई और रास्ता निकालना चाह रहे थे ताकि, क्योंकि आना तो चाहते हैं बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान के साथ। तो मुझे जो इस दफा बातचीत नजर आई वो यही थी कि वो हल निकालें कोई, ताकि हम ज्यादा आ सकें। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, तो ये बताएं कि ये अब ऑब्वियसली यू नो वी हैव टू कीप इन माइंड द फैक्ट कि पाकिस्तान के लिए ये एक ओपनिंग भी है, अच्छा मौका भी है, बट ये कहीं एक हम ये कहें कि टेम्पररी सा जज्बा तो नहीं है, क्योंकि एक हुकूमत गई है, जिस तरीके से उस हुकूमत का डाउनफॉल हुआ तो शायद लोगों के जज्बात भी जो हैं वो बहुत इंटेंस हैं इस वक्त। But do you see this as being something more permanent? ये बात आपकी सही है जी, आपका मुशाहिदा सही है। वैसे मैं अभी आज ढाका ट्रिब्यून में अक्सर कभी कभी पढ़ता हूँ, हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर्स भी पढ़ता हूँ, तो ढाका ट्रिब्यून देख रहा था तो वहाँ पे एक आर्टिकल लिखा हुआ था अशरफुद्दौला ने। ये आज के अगर आप कोई भी निकालना चाहें गूगल करें तो उसमें मौजूद है। तो वो उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर पूरा लिखा हुआ था कि किस तरीके से हिंदुस्तान वहाँ पे कम्युनल राइट्स भी करवा रहा है बांग्लादेश के अंदर। तो उसने कुछ स्टैटिस्टिक्स कोट किए थे कि किसके आप देखें कि आप कहते हैं कि हिंदूज के खिलाफ परसिक्यूशन है। हिंदूज बांग्लादेश में 9% हैं, लेकिन जॉब्स उनके पास 20% है बांग्लादेश। और उसने मुकाबला किया कि हिंदुस्तान में मुसलमान जो हैं वो 20% के करीब हैं, लेकिन उनकी जो जॉब्स है वो 2% है। तो ये उनके फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी भी थे और उन्होंने वो आर्टिकल लिखा हुआ था। तो मकसद ये था कि अब लोगों की आंखें वहां पे खुल रही हैं, लेकिन अवामी लीग जो है वो यानी डाउन तो हुई है लेकिन खत्म नहीं हुई है, एक है। और हिंदुस्तान के बड़े टेंटिकल्स हैं, वो अभी भी कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके से अपनी जगह बनाएं। बदकिस्मती ये है कि जनूबी एशिया में जो सबसे बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान, वो नफरत की सियासत ही करता है, चाहे पाकिस्तान के साथ हो, चाहे बांग्लादेश के साथ हो, हत्ता के नेपाल के साथ भी, जहां इकोनॉमिक एम्बार्गो लगा देते हैं उनके ऊपर। तो ये बांग्लादेश में भी इस बात का एहसास है कि वो 3 तरफ से घिरा हुआ है। बल्कि एक आर्टिकल वहां पे पढ़ा गया, उसका टाइटल ये था कि टू क्लोज फॉर कंफर्ट, यानी 3 तरफ से हिंदुस्तान ने उसको घेरा हुआ है, इसलिए बांग्लादेश के लिए इतना आसान नहीं होगा उस चुंगल से निकलना। तो आपकी बात सही है कि ये एक टेम्परेरी फेज लग रही है। जी जी, बहुत परमानेंट नहीं है। जी जी।
बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें एजाज़ अहमद चौधरी साहब से और हम उनसे बात कर रहे हैं बांग्लादेश के हवाले से। एजाज़ साहब, सर फिर ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि बांग्लादेश के लिए तो चैलेंजेस भी हैं, उनके भारत से ताल्लुकात भी हैं, बट पाकिस्तान क्या कर सकता है? ऑब्वियसली दे हैव रीच्ड आउट। हम देख रहे हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हुई, बट हुकूमत की कौन सी ऐसी पॉलिसीज या इकदाम वो ले सकते हैं जिससे कुछ बेहतरी और आ जाए ताल्लुकात में? मेरे ख्याल में जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि कोई हम वीज़ा का ऐसा रास्ता निकालें कि कोई डिजिटल वीज़ा हो या किसी पेपर वीज़ा हो, ताकि बांग्लादेशी शहरियों को ये मुश्किल ना पेश आए कि वो हिंदुस्तान ना जा सकें या उनके लिए कोई और किसी किस्म का मसला ना आए, क्योंकि आना वो चाह रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमें पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट्स के लिए काफ़ी रास्ते खोलने चाहिए। पहले भी पाकिस्तान ने भी उनको कोई अब सिक्योरिटी क्लियरेंस के बगैर दे रहे हैं वीज़ा, उधर भी सिक्योरिटी क्लियरेंस ख़त्म हो गई है। हमारे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने वहाँ पे सनतें लगाई थी। अपने आखिरी अयाम में मुझे पता चला, वहीं पे मुझे बताया गया कि किस तरीके से उन्होंने कुछ पाकिस्तानियों सनतकारों को बहुत ही कम टाइम दिया और कहा कि आप निकल जाइए, तो बहुत लोगों को नुकसान भी हुआ उसमें। लेकिन अभी भी पाकिस्तानी बहुत सारे वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, अपनी सनतें ले गए हैं, खुसूसन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लेकर गए हुए हैं, उनकी गारमेंट इंडस्ट्री में रोल प्ले कर रहे हैं। तो एक उनको भी और जितनी सहूलत हो। अब आपने देखा कि शिपिंग सर्विस शुरू हुई है, जिसमें हमारे पहला गया चिटागोंग पोर्ट पे हमारा शिप गया, हिंदुस्तान की तरफ से बड़ा वावेला हुआ उसके ऊपर, जैसे को बहुत बड़ी चीज़ होगी। एक तजारती जहाज था, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता ये काम करना चाहिए ताकि कोई किसी किस्म का रिएक्शन ना आए। लेकिन ये पाकिस्तान का और बांग्लादेश के अवाम का हक है कि एक मामूल के ताल्लुकात हो, यानी कोई ये नहीं कि कोई एक्सेप्शनल ताल्लुकात, कोई मामूल के ताल्लुकात हों। लोग मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए खैर सगाली के जज्बा रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी होगा कि हम एक ग्रेजुअल प्रोसेस, एक मेजर्ड पेस के साथ पीपल टू पीपल वाले जितने कॉन्टेक्ट्स हैं, तजारत हो गई, लोगों का आपस में मिलना जुलना, उसमें मेरे ख्याल में हम जितनी उनको बुलाएं, या उनको अभी राहत फतेह अली खान गए हुए थे, मैंने देखा वो उन्होंने वहाँ बड़ी यानी दुनिया उनको देखने आई और बड़ी रौनक लगी। ये अच्छे इकदाम है, इससे दोनों मुल्क जो है ना, दोनों मुल्कों के अवाम भी और दोनों मुल्क की हुकूमतें भी करीब आ सकेंगी। अच्छा सर, और ये बताइएगा कि इन टर्म्स ऑफ इलेक्शंस या जो इंटरिम हुकूमत है डोमेस्टिकली क्या वहाँ सूरत हाल है? क्योंकि खबरें तो आई थी कि वो सोच रहे हैं कि साल तक इलेक्शंस करवा दिए जाए। जैसे आपने अभी भी जिक्र किया कि अवामी लीग सिर्फ कमज़ोर पड़ी है, हुकूमत गई है उसकी, ख़त्म तो वहाँ नहीं हुई। सो व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स फॉर द इलेक्शंस? जी, आपने सही सुना है, हमने भी यही सुना कि अगले साल के यही मौसम आएगा ना, जो ऑटम का खज़ां का, उसमें शायद वो सोच रहे हैं। बीएनपी अलबत्ता चाहती है कि इलेक्शन जल्दी हो, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि उन इलेक्शंस में वो जीत सकती है। इस वक्त एक जज्बा है जिसको वो इस्तेमाल यानी ज़ाया नहीं होने देना चाहते हैं उस मौका को। तो लेकिन इनको बहुत सारी मामलात में तैयारियां करनी है, तो ये एक साल लगेगा। बीएनपी के अगर साल के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके जीतने के, यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खालिदा जिया की पार्टी है, उसके दोबारा यानी जीतने के चांसेस हैं। लेकिन आपको पता है कि कुछ भी हो सकता है। अब ये कितनी देर इलेक्शंस होल्ड करते हैं, मुमकिन है ये इंटरिम गवर्नमेंट और भी लंबी चल जाए। तो ये अभी कहना कपलस वक्त है, लेकिन ख्याल यही है कि सितंबर अक्टूबर अगले साल जो है ये शायद इलेक्शन कराना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।